हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हमको टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशंस, इन्फिल्ट्रेशंस, इम्यूनोडिफिशियंसी और इस्कीमिया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शंस का मतलब है ब्लड सप्लाई के इंटर पिटिशन, मतलब कि ब्लॉकेज की वजह से टिश्यू का इस्कीमिया, नेक्रोसिस मतलब कि सेल डेथ, जब किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस नहीं मिलती तो उसके सेल परमानेंटली डैमेज होकर मर जाते हैं। इस डेड टिश्यू एरिया को इन्फेक्टेड कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो इन्फ्लामेशंस नॉर्मली देखा जाए ब्लड आर्टरीज के थ्रू टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आर्टरीज किसी थ्रम्बस मतलब ब्लड क्लॉट या इम्बल्स, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, वेसोस्पाज्म या ट्रोमा की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं तो अफेक्टेड टिश्यू में इस्कीमिया डेवलप होती है। अगर ब्लड सप्लाई जल्दी रिस्टोर ना हो तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होकर इन्फेक्शन हो जाता है। हार्ट और ब्रेन इन्फेक्शन सबसे कॉमन और डेंजरस एग्जाम्पल माना जाता है। इन्फेक्शंस की सीवियरिटी, ब्लड वेसल्स की साइज, ब्लॉकेज की ड्यूरेशंस और कोलेस्ट्रॉल्स सर्कुलेशन पर डिपेंड करता है। अगर जो हम इसे इन्फ्लामेशन के टाइप्स की बात करें तो वाइट एनीमिया इन्फेक्शंस, ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्फेक्शंस भी हमारा हार्ट, किडनी या स्पिन जैसे स्वाइल्ड ऑर्गन्स में होते हैं। रेड हेमोरेजिक इन्फेक्शंस ये लंग्स, इंटेस्टाइन और डल ब्लड सप्लाई वेल ऑर्गन्स में होता है। अगर जो इसकी कॉज की बात करें, थ्रोम्बोसिस, एम्ब्रोलिज्म्स, एथ्रोस्क्लेरोसिस, वेसोवस्कुलर्स, सीवियर हाइपरटेंशन। सिम्टम्स की बात कर लें, सडन सीवियर पेन, लॉस ऑफ ऑर्गन फंक्शन, फीवर, वीकनेस। टाइप में डायग्नोसिस की बात करें, ईसीजी, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, एंजियोग्राफी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन की। तो इन्फ्लामेशन भी हमारा एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्सेस है जो वेस्कुलराइजेस टिश्यू में इंजरी, इन्फेक्शन या हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट डेवलप होते हैं। इनका मेन पर्पस है हार्मफुल एजेंट को डेवलप करना और डैमेज टिश्यू की हीलिंग स्टार्ट करना होता है। जब टिश्यू इंजरी या इन्फेक्शन होते हैं तो इम्यून सेल इन्फ्लामेशन मीडिएटर्स, हिस्टामिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइटोकाइनेज रिलीज़ करते हैं। इन मीडिएटर्स की वजह से ब्लड वेसल्स डिलेट हो जाते हैं और उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हमारे वाइट ब्लड सेल इंजर्ड साइड पर मिग्रेट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के डिस्ट्रॉय करते हैं और टिश्यू रिपेयर प्रोसेस इंटेस्टाइन्स करते हैं। इन्फ्लामेशंस बेनिफिशियल प्रोसेस होती है, लेकिन एक्सेसिव या क्रोनिक इन्फ्लामेशन टिश्यू डैमेज भी कॉज कर सकते हैं। कार्डियक साइन ऑफ इन्फ्लामेशन की बात करेंगे तो रेडनेस, हार्ट स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन होता है। टाइप्स की बात करें, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। कॉज की बात करें तो इन्फेक्शंस, ट्रोमा, बर्न, एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीज़ हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी या बायोप्सी होंगी। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन इज एपेंडिसाइटिस होती है। अब हम बात करेंगे इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन का मतलब है सेल के सब्सटेंसेस का किसी टिश्यू के अंदर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशंस या मिग्रेशंस। ये
इन्फ्लामेटरी सेल ट्यूमर सेल फैट या एबनॉर्मल प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है। हम नॉर्मली देखें तो टिश्यू में सेल के कंट्रोल मैनर्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डिसीज़ कंडीशन में इन्फ्लामेटरी सेल न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइटिक माइक्रोफेजेस कैंसर सेल या एबनॉर्मल सब्सटेंसेस टिश्यू के अंदर इनफिल्ट्रेट कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन में ल्यूकोसाइटिस इन्फ्लामेशंस इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, जबकि कैंसर में मैलिग्नेंट सेल इन्फ्लामेशन नियर बाय टिश्यू को इन्वॉल्व करते हैं। फैट इन्फ्लामेशंस लीवर हार्ट में भी देखी जा सकती है। टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, इसमें टाइप्स में देखें तो इन्फ्लामेटरी सेल्स इन इनफिल्ट्रेशंस ट्यूमर इनफिल्ट्रेशंस और फैट इनफिल्ट्रेशन और प्रोटीन इनफिल्ट्रेशंस। अगर जो हम कॉज की बात करें तो इन्फेक्शन, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन, कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम अफेक्टेड द ऑर्गन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेजिंग्स। ओके, अब बात करेंगे इम्यूनोडिफिशियंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इम्यून सिस्टम्स के फंक्शन रिड्यूस या एब्सेंट होते हैं। इस वजह से बॉडी डिसफंक्शंस और कुछ कैंसर के लिए ज़्यादा सस्पेक्टेबल हो सकती है। हेल्थी इम्यून सिस्टम्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट्स से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इम्यूनोडिफिशियंसी में इम्यून सेल या एंटीबॉडी या प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं। ये प्राइमरी मतलब जेनेटिक, कोग्निटिव या सेकेंडरी एक्यूरेंस को हो सकती है। सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी HIV इन्फेक्शंस, इम्यूनो न्यूट्रिशंस या कीमोथेरेपी डिस्ट्रॉय और डायबिटीज़ की वजह से डेवलप हो सकती है। ऐसे प्रोटीन्स में रिकरेंट और सीवियर इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। इसमें प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी और सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी होती है। कॉज, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, HIV, AIDS या माल न्यूट्रिशन, कैंसर, कीमोथेरेपी, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। सिम्टम्स जैसे रिकरेंट इन्फेक्शन, स्लो वुड हीलिंग्स, फीवर, वेट लॉस और फ्रीक्वेंसी निमोनिया। डायग्नोसिस की बात करें, CBC, इम्यूनोग्लोबिन लेवल्स, HIV टेस्ट और लिम्फोसाइटिक काउंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस्कीमिया की। इस्कीमिया का मतलब है किसी टिश्यू को ब्लड सप्लाई का रिड्यूस हो जाना, जैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की इनएडिक्वेट डिलीवरी होती है। अगर इस्कीमिया प्रोलॉन्ग्ड रहे तो इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। ब्लड टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। जब आर्टरीज पार्टिकली या कंप्लीटली नैरो या ब्लॉक हो जाती है तो टिश्यू को रिक्वायर्ड ब्लड नहीं मिलता और इनिशियली सेल रिवर्सिबल्स इंजरी शो करता है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया इरिवर्सिबल नेक्रोसिस कॉज करते हैं। हार्ट और ब्रेन और लिम्फ इसमें इस्कीमिया के लिए सबसे सेंसिटिव ऑर्गन्स माने गए हैं। इसमें जो कॉज देखे जाएंगे, एरेथ्रोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म्स, वेसोस्पास, लो ब्लड प्रेशर्स। अगर जो हम सिम्टम्स की बात करें, पेन, कोल्डनेस या नम्बनेस या वीकनेस, लॉस ऑफ फंक्शंस। डायग्नोसिस की बात करें, इसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड या
एंजियोग्राफी या ईसीजी या सीटी स्कैन करवा सकते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करेंगे जेपी। तो पहला हमारा क्या है, जॉइंटिस्ट। तो जॉइंटिस्ट ये भी हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्किन स्क्लेरा मतलब वाइट पार्ट ऑफ आई और म्यूकस मेम्ब्रेन्स येलो कलर की हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज द बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड, जिसमें हाइपर बिलिरुबिनिया होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बिलिरुबिन आरबीसीज बैकडाउन का नॉर्मल प्रोडक्ट है जो लीवर में प्रोसेस होकर बाइल के थ्रू एक्साइटेड होता है। अगर बिलिरुबिन प्रोडक्शंस ज़्यादा हो जाए या लीवर उसके प्रोसेस ना कर पाए या बाइल डक्ट या ब्लॉक हो जाए तो बिलिरुबिन ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है। जब सीरम बिलिरुबिन अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 mg पर DL से ऊपर हो जाता है तब जॉइंटिस क्लिनिकली विजिबल्स हो जाते हैं। प्री हेपेटाइटिस जॉइंटिस, हेपेटाइटिस जॉइंटिस और पोस्ट हेपेटाइटिस जॉइंटिस, ये 3 प्रकार के जॉइंटिस्ट के टाइप्स होते हैं। अगर जो हम इसके जॉइंटिस्ट की कॉज की बात करें, हीमोलाइटिक एनीमिया, हेपेटाइटिस, लीवर सिक्रोसिस, गैलेस्ट्रॉन्स या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस। सिम्टम्स की बात करें, क्या सिम्टम्स होंगे, येलो स्किन या आइस, डार्क यूरिन, पेल स्टूल्स, ईचिंग्स और फटीग, थकान महसूस होगी। अगर जो हम जॉइंटिस्ट के डायग्नोसिस की बात करें, सीरम बिलिरुबिन, लीवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन करवा लेंगे। फिर हम इसमें बात करेंगे जो विलीन फाइब्रोमेटोसिस। तो हमारी क्या होती है, जो विलीन फाइब्रोमेटोसिस एक बिगनिंग फाइब्रोब्लास्टिक पॉलीफिरेशन है जो मेनली चिल्ड्रन में डेवलप होती है। ये कैंसर नहीं होता लेकिन इसमें लोकलाइज एग्रेसिव बिहेवियर दिखा सकते हैं। इस कंडीशन में फाइब्रोब्लास्टिक एक्सेसिव ग्रोथ करता है और कनेक्टिव टिश्यू का फिल्म मार्क्स बना देते हैं। ये बॉडी की सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स या बोन के अराउंड डेवलप हो सकते हैं और मेटास्टेटिन्स नहीं करते लेकिन सराउंडिंग टिश्यू को कंपेयर या इन्वेडेड कर सकते हैं। इसलिए रिकंस्ट्रक्टेड का रिस्क सर्जरी के बाद भी हो सकता है। पेशेंट की बात करें, पेनलेस सिम्टम्स की बात करें, पेनलेस स्वेलिंग या फिल्म मार्क्स या रेस्टिकेटेड मूवमेंट और कंपैरिजन सिम्टम्स होते हैं। MRI, सीटी स्कैन, बायोप्सी, ये हम इसकी डायग्नोसिस करवा लेंगे। ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल एक्सिस्टेंस या फॉलो अप द रिटेंशंस। ओके, अब हम फिर बात करेंगे हम इसमें जंग टिकनल्स एक्टिविटी। ये क्या होते हैं, जंग टिकनल्स एक्टिविटी का मतलब होता है मेलानोसिस की प्रोलिफिकेशन डेवलपमेंटल या जॉइंटिस्ट पर होना। ये टर्म मेनली मेलानोसाइटिस नेवी, जिसको मोलेस और कुछ मेलानोसाइटिस लेसन्स के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में यूज़ होते हैं। ठीक, मेलानोस्टैटिस नॉर्मली एपिडर्मिस के बेसल्स लेयर में प्रेजेंट होता है और मेलान पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। जब ये सेल डर्मो एपिथेलियम्स जॉइंटिस पर क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स या नेस्ट बनाकर पॉलीफिरेशन करते हैं तो इसे जॉइंटिकली एक्टिविटी करते हैं। ये बिगनिंग्स मूल में भी देखा जा सकता है लेकिन टाइपिकली
ज्वाइंटिकली एक्टिविटी मिलोमा का एलियल फीचर्स भी हो सकता है। इसलिए हिस्टोपैथोलॉजिकल इवेल्युएशन बहुत इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। इसमें ज्वाइंटिकली नर्व्स या कंपाउंड नर्व्स या डिस्प्लेसिया नर्व या एलियल और मिलोनोमा ऐसी कॉमन कंडीशन होती हैं। अगर जो हम इसमें सिम्टम्स की बात करें, उसमें फ्लैट ब्राउन और ब्लैक मोल होते हैं और पिगमेंट स्किन लेसन होती है, चेंज इन साइज शेप ऑल कलर्स होते हैं। डायग्नोसिस की बात करें, डर्मो स्कॉर्प या स्किन डायपोसिया हिस्टोपैथोलॉजी जैसे होते हैं। अब हम बात करेंगे इसी में की तो इसमें क्रायोलाइसिस, क्रायोरेक्सिस, क्रायोकाइनोसिस और केरोवाइड्स, ठीक है, तो ये देखेंगे। अब हम इसमें बात करेंगे कार्योलाइसिस। कार्योलाइसिस का मतलब होता है सेल न्यूक्लियस का ग्रेजुअली फ्लैड, मतलब कि डिसअपेयर होना। तो इसमें क्या होता है, डिसॉल्व हो जाना, जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन को न्यूक्लियस डीएनए की वजह से होता है। ये इनरिवर्सिबल सेल इंजरी और नेक्रोसिस का इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्कोपी फीचर्स होता है। नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस डीएनए स्टोर करता है और सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जब सेल सीवियर इंजरी, हाइपोक्सिया या इन्फेक्शंस की वजह से इनरिवर्सिबल डैमेज हो जाते हैं, तो लाइसोसोमल एंजाइम और डीनेसिस न्यूक्लियस के डीएनए को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस में न्यूक्लियस का बेसोफिल ब्लू स्टेनिंग ग्रेजुअली फॉर्म कम हो जाता है और न्यूक्लियस पेल दिखने लगता है और फाइनली कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है। इस कंडीशन को क्रायोलाइसिस कहते हैं। ये मोस्टली नेक्रोटिक सेल्स में देखा जाता है और इंडिकेट करते हैं कि सेल परमानेंटली डेड हो चुका है, जैसे सीवियर इस्कीमिया, हाइपोक्सिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टॉक्सिक इंजरी या नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में देखें, फेडिकल्स न्यूक्लियस, लॉस ऑफ बेसोफिल्स, स्टैटिंग्स, कंप्लीट डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, अब कार्योहेक्सिस बोथ देखेंगे। इसमें जो होता है कार्योरेक्सिस का मतलब है सेल न्यूक्लियस का टूटकर मल्टीपल डीनी फ्रेगमेंट और में डिवाइड हो जाना। ये कभी इनरिवर्सिबल सेल इंजरी या नेक्रोसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। जब सेल सीवियर डैमेज या सरफेस करता है तो पहले हमारे न्यूक्लियस काउंटनेस, जिसको हम पायोकाइनेस होते हैं, और इसका बाद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या ब्रेक हो जाती है और डीएनए फ्रेगमेंट होकर न्यूक्लियस के छोटे छोटे डार्क पीसेस में डेवलप हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कार्योरेक्सिस कहते हैं। ये फ्रेगमेंट न्यूक्लियस माइक्रोस्कोपी में डार्क ब्लू ग्रेनुलस के फॉर्म में दिखाई देते हैं। बाद में ये फ्रेगमेंट भी डाइजेस्ट होकर डिसअपेयर हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें पायोकाइनोसिस। तो कार्योपायोकाइनोसिस का मतलब है सेल न्यूक्लियस का श्रिंक, मतलब छोटा होना, और इंटेस्टाइन्स बायोस्फी, मतलब कि डार्क ब्लू हो जाना। ये डेथ का क्या होता है, एयरलेस न्यूक्लियस चेंजेस माना जाता है। जब सेल हमारे इनरिवर्सिबल इंजरी शिफ्ट करता है तो क्रोमैटिन्स कॉन्डेंस
होकर हमारे टाइटली पैक हो जाते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस साइज में छोटा हो जाता है और हर H&E स्टैंड में बहुत डार्क ब्लू दिखाई देता है। इस स्टेज के बाद हमारा न्यूक्लियस यूजली कार्योहेरेसिस और कार्योलाइसिस से गुजरते हैं। इसे प्रोकाइनेस या कार्योहेरेसिस और कार्योलाइसिस सेल डेथ के सीक्वेंस न्यूक्लियस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें केलोइड्स। इसमें केलोइड्स एक एक्सेसिव स्काल्प टिश्यू हैं जो ओरिजिनल्स वुड मतलब घाव की बाउंड्रीज से बाहर एक्सटेंड कर जाते हैं। ये नॉर्मल घाव हीलिंग का रिजल्ट होता है। नॉर्मली हमारा घाव हीलिंग के दौरान फाइब्रोब्लास्टिक कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं और केलॉइड्स में फाइब्रोब्लास्टिक्स एक्सेसिवली एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कोलेजन डिपॉजिट कर लेते हैं। इस वजह से थिक रिक्स और साइनी स्कार डेवलप होता है जो ओरिजिनल्स इंजरी के एरिया से भी आगे बढ़ जाते हैं। केलॉइड्स बिगनिंग होते हैं लेकिन कॉस्मेटिक्स प्रॉब्लम और ईचिंग या पेन कॉज कर सकते हैं। डार्क स्किनर्स इंडिविजुअल्स और जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड लॉजिकल्स में या ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल की। ठीक है, तो एल में आता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है टोटल वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो काउंट का नॉर्मल सेल इंक्रीज हो जाना। ये यूजली इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशंस या स्ट्रेस का रिस्पॉन्स होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स बॉडी के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। जब बॉडी में बैक्टीरिया इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशंस या ट्रॉमा या स्ट्रेस होता है तो बोन मैरो ज़्यादा WBC प्रोड्यूस करते हैं जिससे ल्यूकोसाइटोसिस डेवलप होते हैं। और उसके डिफरेंट डिसीज़ में डिफरेंट WBCs टाइप्स इंक्रीज हो सकते हैं जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में न्यूट्रोफिल और एलर्जिक कंडीशन में सैनोफिल्स होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी में ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया क्या होता है? ल्यूकोपीनिया का मतलब है टोटल वाइट ब्लड सेल काउंट का नॉर्मल सेल डिक्रीज हो जाना। इस कंडीशन में बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ल्यूकोपीनिया तब डेवलप होती है जब बोन मैरो एडिक्यूट WBC प्रोड्यूस नहीं करता या WBC रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके कॉज वायरल इन्फेक्शन, कीमोथेरेपी या रेडिएशन, एप्लास्टिक एनीमिया और ऑटो इम्यून डिसीज़ हो सकता है। सीवियर ल्यूकोपीनिया में पेशेंट को रिकरेंट और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। फिर हम बात करेंगे ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस। ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस एक टाइप की नेक्रोसिस है जिसमें डेड टिश्यू एंजाइम की एक्शन से डिग्रेड होकर लिक्विड या सेमी सॉलिड मार्क्स के में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टाइप के नेक्रोसिस में लाइसोसोम एंजाइम डेड सेल को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं और रिजल्ट में अफेक्टेड टिश्यू सॉफ्ट होकर लिक्विड मटेरियल में चेंज हो जाते हैं। ये प्रोसेस स्पेशली ब्रेन इन्फेक्शन और बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस में होते हैं। इन्फेक्शंस में न्यूट्रोफिल एंजाइम रिलीज करता है जो टिश्यू के डिसॉल्व करके पस
फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर हम बात इसमें करेंगे लिम्फोडेप्नोपैथी। तो लिम्फोडेप्नोपैथी का मतलब है लिम्फ नोड का एबनॉर्मल इन्लार्जमेंट या स्ट्रक्चरल अल्टरेशंस। ये इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या मेलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है। लिम्फ नोड इम्यून सिस्टम्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इन्फेक्शन को फिल्टर करते हैं। जब इन्फेक्शन या इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं। कुछ केसेस में कैंसर सेल भी लिम्फ नोड में सेपरेट होकर इनलार्जमेंट कॉज करते हैं और इनलार्ज लिम्फ नोड पेनफुल या पेनलेस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लिम्फोमा की। तो लिम्फोमा एक मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म होता है जो लिम्फ नोड सेल, जो को बी सेल, टी सेल या एनके सेल से एरिस होते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम्स का कैंसर होता है। लिम्फोसाइट नॉर्मली इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जब इन सेल में जेनेटिक म्यूटेशन डेवलप हो जाती है तो ये अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं और लिम्फोमा डेवलप है। ये लिम्फ नोड्स स्प्लीन, बोन मैरो और दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लिम्फोमा मेनली दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, हैडकिन लिम्फोमा और नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। हॉडकिन लिम्फोमा, नॉन हॉडकिन लिम्फोमा, ये दो टाइप के होते हैं। इसमें जेनेटिकली म्यूटेशन, एपिस्टेटिस, HIV इन्फेक्शन, इम्यूनोडिफिशियंसी, ऑटो इम्यून डिसीज़ के कॉज कुछ माने गए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर जो हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पेनलेस, इनलार्ज द लिम्फ नोड, फीवर, नाइट स्वेटिंग्स और वेट लॉस, फटीग्स और ईचिंग जैसी हमको जो सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। डायग्नोसिस की बात करें, लिम्फ नोड बायोप्सी, CBC या PET या CT स्कैन या बोन मैरो बायोप्सी, हिस्टोकेमिस्ट्री। ट्रीटमेंट की बात करें तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या स्टीम सेल ट्रांसपोर्टेशंस का काम कर लेंगे, ट्रीटमेंट करवा देंगे। ठीक है, कीमोथेरेपी करवा लेंगे, रेडियोथेरेपी करवा लेंगे, इम्यूनोथेरेपी करवा लेंगे, जिससे हम इस जो डिसीज़ है इससे हम प्रिवेंट हो सकें। ठीक है, अब बात हम करेंगे तो मेलिग्नेटिक नियोप्लाज्मा, मेटाप्लेजिया, मेटास्टैटिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, म्यूकोसल डिजेनरेशन की बात करेंगे। ठीक है, इसको क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए क्लास हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, क्लास एंड करने से पहले हम क्लास आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट होकर कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। अगर जो हम इसके कंप्लीट फ़ीस की बात करें तो 25,000 है। ठीक है, आपको दिए गए हमारे वीडियो पे जो नंबर हैं आप उससे कनेक्ट होकर और भी अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।